कोविड में देश में जो हालात है उसको तो हम सब जानते हैं और बहुत ऊपर वाले की कृपा, वैज्ञानिकों की कृपा और जिस तरीके से कोविड कम हुआ है उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और एक हद तक लापरवाह भी हो गए हैं। और लापरवाही का भगवान ना करे नतीजा आए, लेकिन अभी विश्व के जो हालात हैं वो अजीबो-गरीब हैं और यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड में ज़्यादातर जगह केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब जहाँ की आबादी को ज़्यादातर को वैक्सीनेटेड हो चुकी, वैक्सीन लग चुकी है और अमेरिका और ब्रिटेन में तो बूस्टर भी लग चुके हैं। हालात ये हैं कि रूस ने 7 दिन का नॉन वर्किंग डे डिक्लेयर कर दिया है। चीन अब कह रहा है कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी पे आएँगे और भारत में आलम ये है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 23% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड कर चुके हैं और जो एक सिर्फ़ वैक्सीन लगी है, वो 50 से थोड़ा-सा ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। तो ऐसे में क्या हम लोग लापरवाह हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं और तमाम और चिंताएँ हैं, जिसको लेकर के आज हम बात करेंगे कोविड-19 पर आईसीएमआर की जो ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप के टास्क फोर्स के प्रमुख और एम्स के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके, एम्स देवघर के प्रेसिडेंट और इनक्लेन जो बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड ट्रस्ट है, उसके प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा थे। बहुत-बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें नवोदय टाइम्स को समय दिया और जो हालात हैं जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, उससे आपको क्या डर है और क्या लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने जा रहा है या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं? तो आपने ये जो मुद्दा उठाया है कि यूरोप के बहुत सारे देशों में जी, तेजी से पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं और जी, डब्ल्यूएचओ की जो वार्निंग आपने उसका मेंशन किया है कि भाई सेंट्रल एशिया और यूरोप में अगले 3-4 महीने में बहुत अधिक मृत्यु होने वाली है और एक लहर आने वाली है। और तो हम अगर उन कारणों का विवेचना करें और साथ ही साथ देखें कि भारत उस कैसी स्थिति में है, तो 3-4 बातें हमारे सामने आती हैं। पहले भारत के बारे में बात करते हैं। वो ये कि यहाँ पर लगभग 78% लोगों को एक टीका लग चुका है और 2 टीके 35 से 36% लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। तीसरी अच्छा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 1/3 प्रदेश ऐसे हैं जहां 100% वहां के जो वयस्क पॉपुलेशन है उसको कम से कम एक टीका लग चुका है और देश की आधी आबादी ऐसी है वयस्कों की जिनको 90% से ज्यादा वयस्कों को टीका लग चुका है। तो एक तो वो टीके की वो स्थिति है। दूसरा कि हमारे देश में जब मार्च अप्रैल मई में एक एक तूफान सा आया था दूसरी लहर का और उसके बाद अब लगभग लहर वो खत्म हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय प्राकृतिक तौर पे संक्रमित हुए थे। तो एक तरफ हमारा टीकाकरण है जो अपनी एक ट्रैक पे है, दूसरा जो है बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक तरीके से जो संक्रमित होता है तो वो भी उसके भी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है बीमारी के प्रति। ये दोनों चीजें हो गई। अब हम चलते हैं यूरोप में और जहां पर सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। वहां पर 2 टीके लगवाने वाले और 1 टीके लगवाने में ज्यादा फर्क नहीं है। तो एवरेज करीब 50-60% लोगों ने 1 या 2 टीके लग चुके हैं, जी, लेकिन रशिया जैसे कंट्रीज में खाली 30-35% लोगों को ही टीका लगा है और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां बहुत कम टीके लगे हुए, यानी कि वहां टीकों के प्रति हिचक है। टीके उपलब्ध होने के बावजूद लोगों ने टीके नहीं लगवाए। दूसरा जो यहां से डेल्टा वेव जो भारत से शुरू हुई थी, भारत में बहुत लोगों को संक्रमित किया, वहां पर डेल्टा पहुंचा है, तो यूएसए में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया, ब्रिटेन में भी दिखाई दिया।
अब ये जो है यूरोप के बाकी देश और बाकी जो जिन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं वहां भी फैल रहा है, और ये बहुत ही जिसको कहते हैं इन्फेक्शियस है, यानी कि अगर किसी घर में घुस जाए तो सभी को एक तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। वो हम लोगों ने खुद प्रत्येक घर में लगभग हमने इसका अनुभव किया हुआ है। तो यानी कि टीकाकरण भी कम है, लोगों के में इन्फेक्शन भी काफी हो रहा है। नेचुरल इन्फेक्शन उन लोगों में इतना नहीं था जितना कि भारत में हुआ है। तीसरी चीज कि अगर आप देखें भारत और यूरोपियन देश में, हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोरोना उपयुक्त व्यवहार के लिए लोगों से अनुरोध किया गया हो, लोगों को एक इंसिस्ट किया गया हो कि आप ऐसा ऐसा करें, लोगों को पे जैसे चालान किए जाते हैं वो भी किए गए, लेकिन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि भारतीय समझते हैं कि ये उनकी भलाई के लिए पड़ा। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं तो उन लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो भारतीयों ने बहुत अधिक बुद्धिमत्ता से अपना व्यवहार रखा है। हमें भारतीयों का और एक आम जनता का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों ने संयम बहुत अच्छा बना के रखा है। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे ना देख करके एक पूरे सामाजिक तौर पे देखें तो हम लोगों का संयम बना के रखने में बहुत बड़ा अच्छा सहयोग दिया है। दूसरी चीज एक और भी रही है कि अगर आप थोड़ा सा पिछले 4 हफ्ते पीछे घूम के देखें तो दशहरा बहुत बड़ा त्योहार है पूरे भारत में, डिफरेंट तरीकों से। कहीं पे दुर्गा पूजा होता है, कहीं पे दशहरा होता है, लेकिन उसके बाद कोई अपसर्ज नहीं आया है बहुत सिग्निफिकेंट। जो घटना है इसकी कोरोना की, लगभग वही 12,000, 10,000 और 15,000 के बीच में होता रहा है। तो ये प्रदर्शित करता है कि हम लोग कई बार परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पे हम लोगों ने अपने पे संयम रखा है। अब दिवाली का जो असर है वो अगले 2 हफ्ते में दिखाई देगा। तो लवलवा मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीयों, मेरे को लगता है हम एक एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी, बहुत हमने एक मेच्योरिटी के साथ इस सारी जो त्रासदी है उसका सामना किया है। हम टीके लगवा रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व तो खुद आकर के इस बारे में जब संज्ञान लेता है और खुद टीवी रेडियो पे आके कहता है कि भाई अब हम लोगों को उन जिलों में तवज्जो देनी है जहां 50% से कम कवरेज है, एक भी टीका नहीं लगा है, दोनों टीके और लगने चाहिए डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ये बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा है कि हम सचमुच चाहते हैं कि हर घर दस्तक, यानी हर घर टीका, यानी 100% टीकाकरण हमारा लक्ष्य है। और ये हमने सीखा पोलियो से, ये हमने सीखा खसरा, मीजल्स और रुबेला के कैंपेन से, अभियान से, कि अगर हम पूरी तन्मयता के साथ 100% तक पहुंचना चाहेंगे तभी इस बीमारी को कंट्रोल में या रोका जा सकेगा। और उसकी तरफ कोशिश ये है कि बढ़ा जाए। ये हमें मालूम है कि 1 अरब का जो एक पड़ाव था वो हमारे लिए पड़ाव है ना, लक्ष्य नहीं है, पड़ाव है। लक्ष्य अभी हमें 100% लोगों को टीके लगाने हैं। तो ये और आखिरी की जो दौड़ होती है, आखिरी 80% को पकड़ना आसान नहीं होता। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं जो हमें पहले का जिसका अनुभव है। कई लोग हैं, गरीब हैं, जो अपनी झाड़ी नहीं खोना चाहते क्योंकि टीका लगाना आएगा, तो उनको घर जाकर के लगाने की जरूरत है। कई लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के एरिया में जिनको हमें अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तीसरा, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिचक है, उनको भी एक से करना होगा। जैसे हॉकी या फुटबॉल में मैन टू मैन मार्किंग करनी होती है, तो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके पास ये मालूम है, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ये लोग हैं जिनको अभी टीका लगना है। और चौथी चीज होती है कि स्वास्थ्य कर्मियों में शिथिलता ना आए, कॉम्प्लेसेंसी नहीं आए। तो ये चारों चीजें हमें पता है कि आखिरी 20% को कवर करना जो है उसके लिए दम ज्यादा लगाना होगा, उसके लिए संसाधन असली लगाने होंगे। टीकों की अब कोई कमी नहीं है, हमारे पास टीके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और उम्मीद है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहें और संयम दिखाएं, जो हमने संयम दिखाया है, और अगले 1-2-3 हफ्ते, देखिए त्योहार हर साल आता है, महामारी 100 साल में एक बार आती है, तो वो लोगों को शायद समझ आ रहा है और उस स्थिति में बढ़ रहा है। सामाजिक समारोह,
शादियां अब जिस तरीके से हमारे यहाँ होती हैं उसमें कमी आई है बहुत ज्यादा, और ये ही एक तरीके हैं सबसे ज्यादा फैलने का। तो बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जो आपने सवाल उठाया, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, मैं उस सब के लिए अपने सब समस्त भारतवासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम जो संयम और जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, हम जरूर अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों ने जो संयम बरता उसकी वजह से हम आज थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं। एक तरफ तो संयम है और दूसरी तरफ जो है जिसे कह सकते हैं देखने में हर्ड इम्यूनिटी का भी क्या आप योगदान मानते हैं? क्योंकि तेजी से फैला और उसके बाद में जो कुछ होना था वो हो गया। लगभग हम ये मान के चले जो त्रासदी थी वो उस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। अब धीरे-धीरे उभरने की ओर हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे अर्थशास्त्र की दिशा में हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, तो हम एक सामान्य जीवन जी करके अपनी ज़िंदगी फिर से आगे बढ़ाएँ, ये आप कहना चाहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी जो है, जो मैं पोलियो कार्यक्रम से सन 97 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद मीजल खसरा कार्यक्रम से भी, मेरे को लगता है हर्ड इम्यूनिटी एक मिथक है। इट इज ए मिथिकल इशू और मिस्टिक है, ये जादूगरी है। ये हर्ड इम्यूनिटी कहने के लिए आसान होता है, थियोरेटिकली ठीक होता है, लेकिन जमीनी धरातल पे ये सच्चाई बहुत दूर होती है। होता ये है कि टीके लगवाने वाले ज्यादातर होंगे, लेकिन सडनली आपको पता चलेगा आपके शहर में 2 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें 2-4 लोगों ने टीके लगवाए, या कुछ गांव है जो पूरा का पूरा गांव बिना टीके के रह गया। जब ऐसे क्लस्टर्स होते हैं तब वहां तथाकथित हर्ड इम्यूनिटी धरी धराई रह जाती है, क्योंकि वहां वायरस एक बार घुसा तो सभी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब तक हमारा लक्ष्य 100% लोगों तक पहुंचने का नहीं होता, तब तक बीमारी को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। और उसी तरफ जब अपना लक्ष्य 100 रखेंगे, भाई 100 मेरे अगर अर्थशास्त्र में 100 नंबर मांगता हूँ, 97-98 आ जाएंगे, लेकिन मेरी परेशानी होनी चाहिए कि 100% नंबर नहीं आएगा। क्या हम लोग जो लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तय है कि उसकी रफ्तार पे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चल रहे हैं, आपने कैसे जैसे कहा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारे देश में इतना बड़ा देश होते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका सब जगह प्रदर्शन होते देखे। रूस में आज भी आलम यह है कि लोग साहब भूत-प्रेत तो न जाने क्या-क्या मान रहे हैं और हिचक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उस हिचक में टीका ही नहीं लगवा रहे हैं। जबकि हमारे देश में मैं फिर कहूँगा ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों की मेहनत की वजह से कम हिचक सामने नहीं आई है। और जिस समुदायों में पहले ये माना जाता था कि थोड़ा बहुत विरोध होगा, वहाँ पर भी विरोध नहीं हुआ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये इसकी सफलता का श्रेय सिर्फ़ मैं तो खैर वैज्ञानिकों को ज़्यादा दूँगा, जिन्होंने इस पे काम किया और लोगों को भरोसा हुआ, असर भी हुआ। आज जब इतने दिनों बाद भी अब इतना सब कुछ खोल लिया है, कुछ खुल गया है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से खोल लिया है, तो उसके विपरीत असर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या मानते हैं, कितनी सतर्कता ज़रूरत होगी अभी? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी जो वैक्सीन की तरफ हिचक है, उसकी जगह हमारे यहाँ वैक्सीन की तरफ उत्सुकता है, उत्साह है, ईगरनेस है। वो बाय डिजाइन है, डिफॉल्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि पिछले साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही एक 360 डिग्री समग्र कार्यक्रम बनाया गया, और इस कार्यक्रम में हमने पोलियो और हमारा जो नियमित टीकाकरण है उसके जो अनुभव थे उनको इस्तेमाल किया और जो कम्युनिकेशन यूज किया। अब हम और आप बैठे हुए हैं, ऐसा किसी और बीमारी के बारे में बताइए जिसमें इतनी तीव्रता से और गंभीरता से स्वास्थ्य संबंधी विषय को करा गया। तो शुरू के अगर आपको याद हो 16 जनवरी से लेकर के 6-8 हफ्ते तक हमारे चिकित्सा कर्मचारी और सहयोगी जो थे उनके मन में भी संशय था सुरक्षा को लेकर के, और एक अनजाना सा भय था।
लेकिन शनय शनय वो जो भय है जैसे खत्म हुआ और उसके बाद लोगों में विश्वास पैदा हुआ। और एक चीज और है, सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो इस साल के शुरू के 3 महीने में सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें, गलत इंफॉर्मेशन घूमती थी। अगर आप अपना व्हाट्सएप देखते होंगे तो पिछले 3 महीने में आपको बहुत ही यदा कदा कहीं से मिला होगा। उसके लिए एक हमारा जो इस समय का जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कार्यक्रम है, ये बहुत ही इसको बहुत महत्व दिया गया है, इंटेंस तरीके से किया गया। और इसमें शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा हाथ रहा। और जिस तरीके से कार्यक्रम चलाया गया उसमें एक प्रोएक्टिवनेस है और प्रीएम्प्टिवनेस है, इसमें रिस्पॉन्सिव है। यानी कि हमें मालूम है कि जो है ये समस्या आने वाली है, तो उसका समाधान करने के लिए पहले से ही कदम लिया गया। और इसमें यहाँ विशेष तौर पर मैं मीडिया का, आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस पॉजिटिव तरीके से इंफॉर्मेशन को फैलाया गया वो बहुत जरूरी था। एक आखिर में एक चीज और, जिस पारदर्शिता से सारी की सारी जो सूचनाएं थी बीमारी के से संबंधित, जितना अच्छा प्रसार किया गया है शायद पहले नहीं किया गया। और सारे निर्णय, जितने भी निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि बहुत निकट से मैं जुड़ा हुआ हूं, वैज्ञानिक आधारों पर निर्णय लिए गए। तो ये कुल मिलाकर के ये जो आज हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में विश्वास है, लोगों के बीच में सुरक्षा के प्रति कोई चिंता नहीं है और आगे बढ़ने का एक संकल्प सा लिया हुआ हर एक ने, वो हम उस दिशा। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बहुत सारा, एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के बहुत अच्छी रफ्तार अब पा ली है हम लोगों ने, और इस समय पर्याप्त वैक्सीन बताई जाती है कि पर्याप्त वैक्सीन है। और उसमें क्या अभी जब ये प्रधानमंत्री G20 के में गए थे और वहां WHO के जब प्रमुख से मिले, तो क्या G20 ने इसको स्वीकार कर लिया और उसको स्वीकार करने के क्या निहितार्थ होंगे, क्या उससे फायदे होने जा रहे हैं, अगर ऐसा हो चुका है या ऐसा होने की प्रक्रिया में है? तो पहली बात यह है कि जिस तरीके से रॉकेट साइंस है, हर एक देश रॉकेट नहीं उड़ा सकता। वैक्सीन भी जो है बायोमेडिकल रिसर्च में रॉकेट साइंस है। मैन्युफैक्चरिंग भी, मैं आपको सारा फॉर्मूला दे दूं, स्टेप्स दे दूं और आप एक नई फैक्ट्री लगा लेंगे, रातों रात नहीं कर सकते। वैक्सीन मैन्युफैक्चर इज अ कटिंग एज साइंस, और इसके लिए जो पिछले 30-40 साल में हमारा जो एक आधारभूत क्षमता बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो हमारे काम आया। लेकिन इस बार एक दूसरी स्थिति, एक और तरीका किया गया कि हमने वैक्सीन खाली निर्माता नहीं रहे, हमने वैक्सीन का विकास भी किया। और इस तरीके से कोवैक्सीन है। अभी इस मीटिंग में आने से पहले, आधा घंटा पहले, मैं इंडोनेशिया की एक मीटिंग में था और जब वहां बताया कि हमने जो बाहर की मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन थी उनकी हमने शर्तों को मानने से मना किया और हमारे पास जो वैक्सीन है उसी से आत्मनिर्भरता प्राप्त करी। ये एक हमारी आधारभूत, हमारी एक सोच थी, दर्शन था। उसी वजह से आज हमें 110 करोड़ के आसपास टीके लग चुके हैं। एक भी टीका बाहर का नहीं था, सब यहीं के थे। लेकिन जो शुरू का जो एक सप्लाई चेन थी उसमें जो कमी थी वो हमें मालूम था, लेकिन हमने सोच रखा था कि जुलाई के एंड तक 50 करोड़ टीके दे दिए जाएंगे। 7 अगस्त तक 50 करोड़ दे दिए गए। अक्टूबर में हमें मालूम था कि 100 करोड़ टीके लग जाएंगे, अक्टूबर में लग गए। अब हमें मालूम है हमारे को टीके की क्षमता क्या है, और हमें ये भी अंदाजा था कि 20 करोड़ जो आखिरी के 20% लोग हैं उनको करने के लिए विशेष कार्यक्रम करना पड़ेगा। यही नहीं, हमारे पास टीकों का इस तरीके से निर्माण की क्षमता है और उसके लिए सब पाइपलाइन बनाई गई है कि हम अपने 44 करोड़ बच्चों को भी टीका लगाएंगे, सभी को लगाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एक कार्यक्रम में माइक्रो प्लान लेवल पे किया गया है और टीके की हम कहते हैं कमी थी ना। एक समय ऐसा था जब आप टीका बाजार से राफेल हवाई जहाज खरीद सकते थे, वैक्सीन का टीका उपलब्ध नहीं था। ये एक सच्चाई है। तो इस वजह से हम लोगों को
जो ओवरऑल सोच रही, जो पिछले साल फरवरी मार्च में जिसका आरंभ किया गया, उस वजह से आज टीके उपलब्ध हैं और आने वाले 4-6 हफ्ते में हमारे अपने शुद्ध भारतीय 4 टीके और आने वाले हैं। ये इतने बड़े गर्व की बात नहीं, मैं जो 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 अन्य देशों को, खासतौर से G20 को लेकर के जो प्रधानमंत्री की अभी 2-1 दिन पहले बातचीत हुई थी, उससे कितना बड़ा फर्क पड़ना है? क्या उसमें सब अब क्लियरिटी हो चुकी है, लाइन क्लियर हो गई है, वहां सप्लाई हो जाएगी, या उससे हमारा और मैन्युफैक्चरिंग में रफ्तार आएगी, क्या होगा? तो वहां पर 2 चीजें हुई जो मेरे को दिखाई दिया। एक तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल लगभग 400 से 500 करोड़ टीकों की डोज हम बनाएंगे और सारी दुनिया को टीकाकरण हम करेंगे। एक स्टेटमेंट ये था और वो बिल्कुल सही है कि आगे आने वाले समय में हम टीकों को देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने 400 से वाली। 500 करोड़ मतलब 4-5 अरब। हाँ जी सर, 4 to 5 billion doses will be manufactured, 3 to 5 billion doses will be manufactured in India in next year, in 2022. सेकेंड, जो दूसरी चीज है कि एक वैक्सीन में एक फर्क नहीं करना कि वैक्सीन अगर हिंदुस्तान में बनी है और दूसरी वैक्सीन किसी विकसित देश में बनी है, उसको उन्हीं मापदंडों से मापने की जरूरत है। और कोवैक्सीन के बारे में जो उससे संबंधित कई जो मापदंड थे, उसके संबंधित मैंने खुद प्रेजेंटेशन किए हैं और कुल मिलाकर के ये रहा है कि हमारी वैक्सीन बहुत सुरक्षित है और प्रभावी है। देर जरूर लगी है, लेकिन इस WHO से जो हमें जो परमिशन मिली है, उसके बाद और देशों में भी ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है कि हमारे रेगुलेटर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे मैन्युफैक्चरर्स कोई कॉर्नर शॉर्टकट नहीं लेने वाली बात है। सर्वोत्तम गुण के साथ जो है वैक्सीन बनाई जा रही है। तो जो G20 में एक विशेष स्थान बनाने की जो आप बात कर रहे हैं, वो एक वास्तविक धरातल पे है कि भाई हम खाली वैक्सीन, हम अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम के हिसाब से हम बाकी लोगों की भी देखभाल करेंगे और बहुत ही इस उचित दामों पर लोगों का करा जाएगा। हमारी RNA वैक्सीन आ रही है जो जनवरी-दिसंबर के एंड में हो जाएगा, जो फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले मेरे विचार से थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वो 2 से 8 डिग्री पे काम करती है, जबकि मॉडर्ना और फाइजर जो है इनको अल्ट्रा कोल्ड चेन की जरूरत होती है और केवल बड़े शहरों में होता। हो सकता है कि मैं बरेली से आता हूं तो पता वहां पर वैक्सीन ही नहीं मिलती है, लेकिन हम जो हैं अब ये वैक्सीन है जो दूर दराज के एरिया में जाएगा। जी, तो इसका मतलब हमारी जो वैक्सीन है वो विश्व में धमाल मचाने को तैयार है और खास तौर से बच्चों को जो टीका लगाने का जो क्रम है, उसका भी हम लोग बहुत जल्दी से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया और खास तौर से आपकी इतनी व्यस्तता, इतना विदेशों के से बातचीत और उसके बावजूद, रिसर्च के बावजूद भी आपने इतना समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये मेरा सौभाग्य आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।